नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और जैसा कि आप जानते हैं, आज का जो हमारा चैप्टर है वो गुप्त साम्राज्य के बारे में है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, थोड़ी सी आज तबीयत ख़राब है तो आप उसे माइंड ना करें। तो देखिए, हमने फर्स्ट पार्ट में जाना कि किस तरह से श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का कह सकते हैं कि ये क्या रहते हैं, ये सामंत रहते हैं। ठीक है, किसके? कुषाणों के सामंत रहते हैं। और इसके बाद घटोत्कच आता है ना। फिर चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, तो हमने यहाँ तक पढ़ दिया था, है ना। समुद्रगुप्त तक सबसे महान शासक समुद्रगुप्त, धरणीबंध कहा गया, है ना। लिच्छवी दोहित्र कहा गया। तो हमने इतनी जानकारी ले ली थी। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय, देखिए आप जब पढ़ते हैं ना तो काफ़ी हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। लेकिन जब आप उसे क्रम वाइज क्रम पढ़ेंगे, सबको अच्छे से पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे कि विक्रमादित्य, है ना, ये 12 या 14 उपाधियां है, ये नाम नहीं है, ये उपाधियां है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें कन्फ्यूजन होता है ये कौन सा विक्रमादित्य है। तो ये उपाधियां रहती है भारत में, 12 या 14 उपाधियां विक्रमादित्य के नाम की रहती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो ये 380 से 412 ईस्वी पूर्व नहीं, ईस्वी इनका कार्यकाल रहता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी कन्या प्रभावती का विवाह वाकाटक का जो शासक रहता है रुद्रसेन द्वितीय से करवाया था, जो कि ब्राह्मण जाति का रहता है और वह मध्य भारत में शासन करता था। तो वाकाटक राज्य का अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव स्थापित कर चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम मालवा और गुजरात पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया था और वहां की 400 साल पुराने शक छत्रप के शासन का अंत कर दिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि शक जो थे वो सबसे लास्ट में गए थे और शकों का समूल नष्ट किसने किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। तो यहाँ पर उसी के बारे में बात हो रही है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया था। ठीक है, उज्जैन को, महाकाल की नगरी को। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। देखिए यहाँ पर फिर से विक्रमादित्य आया ना। तो जब इसने संपूर्ण शकों का विनाश किया तो इसने कह सकते हैं क्या किया कि कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की। ठीक है, अब देखिए ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे ना, अब चलिए हम कुछ कहानी जान लेते हैं मेरी तरफ से। तो काफ़ी महान शासक रहता है। उससे पहले देखिए क्रम वाइज अगर आप याद करें तो समुद्रगुप्त द्वितीय के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं आता है, इन दोनों के बीच में रामगुप्त आता है। ठीक है, और रामगुप्त के बारे में आप कह सकते हैं उतनी महत्व नहीं दिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं इतिहास सभी को स्थान नहीं देता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी रहती है देवी, और देवी चंद्रगुप्तम किताब का नाम है। ठीक है, फाहियान इसी के काल में आता है। फाहियान की पुस्तक का नाम क्या है? फो क्यू की। फाहियान की पुस्तक का नाम फो क्यू की। ये किताब हमेशा पूछता है एग्जाम वगैरह में। ठीक है, इसके ही दरबार में 9 रत्न रहते हैं। ठीक है, यह न्याय के लिए काफ़ी मशहूर था। ठीक है, और इसी ने चांदी का सिक्का जारी किया था। चांदी का सिक्का भी इसी चंद्रगुप्त द्वितीय ने कह सकते हैं कि लागू किया था। ये थी इसके बारे में कुछ रोचक जानकारी। तो ये जो उपाधि है, इससे पूर्व 57 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के शासक ने पश्चिम भारत में शक छत्रप पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण किया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने 2 रजत मुद्रा, रजत मतलब चांदी, का सर्वप्रथम प्रचलन करवाया। चंद्रगुप्त के सिक्कों पर देव श्री लिखा हुआ है। मेहरौली से प्राप्त एक लोह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की पहचान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से की जाती है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उज्जैन स्थित जो दरबार था, कालिदास और अमर सिंह जैसे बड़े बड़े विद्वान थे इसमें। मैंने अभी आपको बताया था कि 9 रत्न थे इसके दरबार में, 9 रत्न। अब इनके नाम हम जान लेते हैं।
हरिसेन, वराहमिहिर, देखिए सबके नाम दिए गए हैं और वो किसके लिए विख्यात थे। ठीक है, उनकी रचना के बारे में भी यहाँ पर आपको दिया है। तो हरिसेन कवि थे, वराहमिहिर खगोल विज्ञान रहते हैं, वरुचि व्याकरण रहते हैं, धन्वंतरी चिकित्सा के रहते हैं, छपनक ज्योतिष विद्या के, अमर सिंह शब्दकोश के, कालिदास को आप जानते हैं, है ना, अभिज्ञात शकुंतलम, वेगदूत, शंकु वास्तुकला के, और वेताल भट्ट जादू। ठीक है, तो ये 9 रत्न रहते हैं। अब आप ये बताइए अकबर के दरबार में कौन थे, वो किसके लिए मशहूर थे। वैसे हम आगे पढ़ेंगे। देखिए चंद्रगुप्त के समय में चीनी यात्री फाहियान आता है, मैंने आपको बताया कब आता है, आप यहाँ पर टाइम मेंशन कर ले। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बाद उसका पुत्र कौन आता है, कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम। अब देखिए उसकी मुद्राओं पर श्री महेंद्र, महेंद्रादित्य आदि उपाधि अंकित रहती है। देखिए अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे तो इतना डीपली नहीं पूछता है, ठीक है, इतना डीपली नहीं पूछता है, लेकिन चूंकि आपने टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करनी है तो वो आपको तो पूछेगा। आपको हिस्ट्री तो पूरा कंप्लीट अच्छे से ही पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर रामगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, इन सभी को आपको पढ़ना है, किसी को भी स्किप नहीं करना है। तो कुमारगुप्त जो है ना, उसने शंकरादित्य को कुमारगुप्त की उपाधि महेंद्रादित्य के समनार्थी माना गया है। कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध प्रकार की मुद्रा भी चलाई। कुमारगुप्त प्रथम जो है ना, उसके शासन काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। जी हाँ, ये वही कुमारगुप्त है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। अब ये इसके बारे में क्या खास है, तो देखिए जो नालंदा विश्वविद्यालय है ना, यह विश्व की पहली विश्वविद्यालय नहीं है, ये नहीं है, बल्कि तक्षशिला रहती है पहली विश्वविद्यालय विश्व की। तो नालंदा किसके लिए विख्यात था, तो देखिए अगर आप कहें तो तक्षशिला तो अब चला गया आपका पाकिस्तान में, नालंदा आज भी बिहार में है, आज भी भारत में है ना। ये इसलिए विख्यात था कि इसमें पहली हॉस्टल की व्यवस्था थी, मतलब छात्र इसमें रहते भी थे। ठीक है, और इसमें बौद्ध धर्म के महायान शाखा के बारे में पढ़ाई होती थी। और महायान को आप जानते हैं, इसे महायान का ऑक्सफोर्ड कह सकते हैं, ऑक्सफोर्ड शाखा। महायान की पढ़ाई नालंदा में ही होती थी। ऑक्सफोर्ड कहा गया है महायान को, बौद्ध धर्म का। और आप ये भी तो जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मंत्री रहता है, सेनापति जो रहता है, बख्तियार खिलजी, उसने इस विद्यालय को आग लगा दिया। और ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी महीनों तक ये जो पुस्तक है ना, वो जलती रही। तो ये नालंदा की कहानी है। वैसे कहानी काफ़ी बड़ी है, मैंने इसे शॉर्ट्स में बता दिया। तो कुमारगुप्त यही है जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की क्या किया, इन्होंने स्थापना की। तो विश्वविद्यालय के समय की माप के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। प्रत्येक छात्र छात्राओं के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए प्रतियोगिता परीक्षा से गुजरना होता था। कुमारगुप्त के समय में सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, अभिलेख भी मिले हैं कुमारगुप्त के समय में। ठीक है, तो जिसकी संख्या 18 है, और उस समय में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं का भी बड़ा ढेर बयाना मुद्रा भंडार राजस्थान के जो भरतपुर जिला है वहां से प्राप्त हुआ है, जिसमें 623 मुद्रा मिली है। अब इसमें देखिए मयूर शैली की मुद्राएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आप ये बताइए मयूर शैली आपने कहाँ पढ़ा है। इस शैली में मयूर शैली का अभिलेख जिस पर मोर बना हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया है। आप प्लीज इसे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मयूर शैली हमने किस अभिलेख, किस राजा के बारे में जाना था। ठीक है, चलिए मैं आपको हिंट दे दूं, वो बिहार में ही अभिलेख है। तो शासक भी तो बिहार का होगा, है ना। आप उनके नाम को पूरे अच्छी तरह से बताएं। तो इस शैली में चांदी की कुछ मुद्राएं सबसे पहले मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। कुमारगुप्त प्रथम के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र नामक जातियों ने आक्रमण किया। किसने, पुष्यमित्र। और उसका उल्लेख जो है स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में मिलता है। तो कुमारगुप्त ने उन्हें पराजित करने के लिए अपने योग्य पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा। ठीक है, स्कंदगुप्त को भेजा, और स्कंदगुप्त पुष्यमित्र को पराजित करने में सफल भी हो जाता है।
ठीक है। अब स्कंदगुप्त के बारे में क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। स्कंदगुप्त, तो देखिए ये जो स्कंदगुप्त है ना, इसका संक्रादित्य उपाधि है ना, 455 से 667 ईस्वी पूर्व इसका कार्यकाल रहता है। स्कंदगुप्त गुप्त वंश का अंतिम अंतिम प्रतापी शासक रहता है। कहोम अभिलेख में विदित होता है कि इसने शंकरादित्य की उपाधि धारण की थी। हुनों का गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना रहती है। ये जो श्वेत हुन थे ना, ये पूर्वी हुन, इन्हें पूर्वी हुन भी कहा जाता है, जिन्होंने हिंदुकुश पार करके गंधार प्रदेश पर आक्रमण किया और गुप्त साम्राज्य के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया। तो स्कंदगुप्त न केवल एक योग्य सैन्य संचालक था, बल्कि एक आदर्श प्रशासक भी था। जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है कि इसने सौराष्ट्र प्रांत में परमदत्त को अपना राज्यपाल नियुक्त किया था, और इस लेख में गिरनार के प्रशासन चक्रपालित के द्वारा सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का वर्णन है। तो देखिए कितने बार सुदर्शन झील का नाम आता है ना। देखिए कुमारगुप्त ने क्या करवाया, नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया, है ना। स्कंदगुप्त ने क्या करवाया, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया, और अंतिम महान शासक रहता है। ठीक है, इतना ही आपको याद करना है। देखिए जब सुदर्शन झील का नाम आएगा ना, तो उसमें 3 राजाओं का नाम आता है। ठीक है, आप 4 भी कह सकते हैं, क्योंकि अशोक ने झील के पुनर्निर्माण के लिए अपने दूत तुर्सास्य को भी भेजा था। ठीक है, इसके बारे में भी जानकारी है, तो 4 भी आप कर सकते हैं। तो देखिए जो हेनसांग है ना, इसने नालंदा संघाराम को बनवाने वाले शासकों में शंकरादित्य के नाम का भी उल्लेख किया। शंकरादित्य कौन है, स्कंदगुप्त, और जिसे स्कंदगुप्त के द्वारा नालंदा संघाराम को सहायता देने का प्रमाण मिलता है। तो स्कंदगुप्त ने चीन के साथ मित्रता पूर्वक संपर्क बनाए रखा और 466 ईस्वी में एक राजदूत को चीन के सांग सम्राट के दरबार में भेजा था। ठीक है, अब आता है स्कंदगुप्त गुप्त के उत्तराधिकारी। स्कंदगुप्त के जो उत्तराधिकारी कौन थे, तो इसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में 3rd पार्ट में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।